हेलो एवरीवन, आरव एकेडमी ऑफ साइंस के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं शिशिर कुमार फिजिक्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम डायरेक्ट कुछ बातें शुरू करते हैं। 10th में और 9th में हम लोगों ने जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें हमने साइंस के तीनों ब्रांचेस एक साथ पढ़े: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। करेक्ट। कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग के केमिस्ट्री के थे, बीच के कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के थे और लास्ट के जो चैप्टर्स थे वो बायोलॉजी के थे। तुम फिजिक्स के बारे में पहला इंट्रोडक्शन वहाँ पे पा चुके हो 9th और 10th में, और अब हम फिजिक्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि पहला तो फिजिक्स क्या है और दूसरा फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता है कि वो जो हम जानना चाहते हैं वो क्या है, और दूसरी बात कि जो हम जानना चाहते हैं वो क्यों जानना चाहते हैं, व्हाट एंड व्हाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्वेश्चन विल बी व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, यहाँ से शुरू करता मैं। एकदम बेसिक से सभी को समझ में आना चाहिए, और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आएगा ही समझ में। क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स। तो देखो, फिजिक्स क्या है। मैटर, ध्यान से सुनेंगे, मैटर, उसका मोशन, उसका बिहेवियर। मैं पूरी बात मैटर की कर रहा हूँ। मैटर, उसका मोशन, उसका बिहेवियर, मैटर पे लगने वाले फोर्सेस, मैटर की एनर्जी, मैटर का टेम्परेचर का कलेक्टिव स्टडी फिजिक्स है। मतलब पूरा हम लोग फोकस करेंगे मैटर के बिहेवियर पे। फिजिक्स मैटर की स्टडी है, बेसिक स्टडी है। मैटर की बेसिक स्टडी, किसी भी मैटर की बेसिक स्टडी ही फिजिक्स है। मैटर का मोशन कैसा होता है, मैटर के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होते हैं, अभी फोर्स क्या है ये थोड़ा बहुत 9th में हम जानते हैं और डिटेल में यहाँ पे जानेंगे, है ना। तो मैटर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन इज फिजिक्स। करेक्ट। एक्चुअली फिजिक्स क्या है पता है? फिजिक्स ना जो नेचर के लॉज हैं उनका कलेक्शन है। जैसे बुक्स लिखी जाती है ना, ग्रंथ लिखे जाते हैं, रामायण महाभारत। तो रामायण में राम की कहानी है, महाभारत में वो तुम जानते होगे कौरव पांडव की कहानी है। वैसे ही फिजिक्स में नेचर की कहानी है। नेचर कब कैसा बिहेव करता, नेचर किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करता है, ये पूरा स्टडी फिजिक्स है, नेचर की स्टडी। और क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियसली नेचर को बेटर अंडरस्टैंड, नेचर को अच्छी तरह से समझने के लिए पढ़ते हैं। फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ के हमको नेचर के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी हो जाएगी। हमको ये पता चल जाएगा, और पता शायद होगा भी, कि बारिश क्यों होती है। नेचर की स्टडी है, बारिश क्यों होती है ना। हमारे चारों तरफ जो इवेंट्स हो रही है वो क्यों हो रही है, बादल क्यों गरजते हैं, क्यों बादल की चमक पहले दिखाई देती है और गरज बाद में सुनाई देती है। ये सब 9th 10th में तुमको सिखाया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी सीखे हो तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो नेचर के बिहेवियर के बारे में हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। करेक्ट। हम धरती पर खड़े क्यों हैं, ये बोर्ड किसी चीज़ से लटका क्यों है, पंखा क्यों घूम रहा है। नेचर में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब के बारे में कलेक्टिव स्टडी फिजिक्स है। और फिजिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, एक तो तुमको 12th का एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, जेई और नीट क्लियर करना है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जनरली फिजिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को नेचर के बारे में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो लोग जानना चाहते हैं कि नेचर में कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, उन लोगों के लिए
फिजिक्स पढ़ना, वो लोग फिजिक्स को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तुमको अगर कभी मन में क्यूरियोसिटी आ जाए कि हवा क्यों बहती है, मन में क्यूरियोसिटी आ जाए भूकंप क्यों आता है, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, करेक्ट, मन में अच्छा ये सब अगर तुम जान लोगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक क्यों आता है ये जान जाओगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक आने से पहले तुम जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है वहाँ के लोगों को बता दोगे, समय से पहले, अर्थक्वेक आने से पहले बता दोगे तो क्या होगा, वहाँ के लोगों की जान बच जाएगी, है ना। वोल्केनो क्यों आता है, वोल्केनो से लावा बाहर कब निकलता है, ये अगर तुम पहले ही जान लिए, नेचर को समझ लिए उसके, तो तुम बहुत लोगों की जान बचा सकते हो। इसके अलावा अगर तुमको पता है कि हवा कितना प्रेशर कौन से सिचुएशन में एग्जर्ट करती है, अगर ये सब पता है, मान लो हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सब बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, वो सब देखेंगे अपन बाद में, है ना। तो नेचर की स्टडी फिजिक्स है और नेचर को समझने के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में फिजिक्स का सबसे आसान डेफिनेशन, व्हाट इज फिजिक्स, इट इज नेचर, इट इज स्टडी ऑफ नेचर। व्हाई इज फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड नेचर। फिजिक्स इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड नेचर। इसमें लॉज हैं, नियम कानून है इसमें, और नियम कानून किसके हैं, तुम पढ़े होगे, न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये इनके नियम कानून नहीं है, ये एक्चुअली नियम कानून है नेचर के। इन लोगों ने पहली बार उस चीज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके समराइज किया, कलेक्शन क्रिएट किया। तो जिसने पहली बार इन नेचर के लॉज को देख करके, एनालाइज करके तुमको बताया, नेचर के लॉ को ये लोग अपने नाम से तुमको बताते हैं, करेक्ट। जैसे न्यूटन ने क्या बताया था कि अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती, तो क्या न्यूटन से पहले अट्रैक्ट नहीं करती थी, करती थी ना। न्यूटन ने तो वो चीज, सबने देखी वो चीज, लेकिन न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व किया साइंटिफिक वे में। न्यूटन ने उस चीज को साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व किया। हर इंसान जानता है कि पानी के अंदर चीजें हल्की हो जाती हैं। तुम अगर जमीन पर रहोगे तो तुम्हारा वजन थोड़ा ज़्यादा तुम फील करोगे, और पानी में अपने आप को तुम हल्का फील करोगे, थोड़ा उड़ते हुए टाइप के लगोगे। हर इंसान जानता है। आर्किमिडीज से पहले से लोग जानते हैं, लोग तैरते हैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके। आर्किमिडीज ने तुमको बताया अपने नाम से, क्योंकि उसने उस पर डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी करी और उसने अपना नाम दे दिया। है लॉ नेचर का, नाम दिया इसने अपना, क्योंकि इसने पहली बार नेचर के उस लॉ को डिटेल्ड और साइंटिफिक तरीके से समझा और तुमको समझाया, करेक्ट। तो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है, क्या पता है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसका चलो हम लोग फीलिंग लेते हैं। जैसे आप इंडिया में कुछ सामान खरीदने जाओगे तो आप डॉलर में खरीदोगे क्या, या यूरो में खरीदोगे क्या? बिल्कुल नहीं, आप रुपए में खरीदोगे। इतने रुपए का, उतने रुपए का, ऐसा, करेक्ट। और जहाँ डॉलर चलता है वहाँ डॉलर में खरीदोगे, जहाँ यूरो चलता है वहाँ यूरो में खरीदोगे, समझा? तो तुमको करेंसी के बारे में समझाने के लिए यहाँ पर टर्म है रुपया, पैसा, 10 का नोट, 20 का नोट, 200 का नोट। ये सब चीज़ें, ये सब नोट जो है वो तुमको यहाँ की करेंसी के बारे में समझाती है। टर्म क्या है? करेंसी। अब करेंसी में वर्ड्स क्या है? रुपए, पैसे, है ना। दुकान पर भी तुम जाते हो तो तुम कुछ खरीदोगे, मान लो आलू खरीदो, क्या बोलोगे उसको? 10 किलो आलू दो या 5 किलो आलू दो।
तो किलो क्या है भाई, टर्म तो कुछ देना पड़ेगा ना। तुम जाके बोलोगे 5 आलू दो, 5 आलू दे देगा वो तुमको, 1 2 3 4, ये लो भाई 5 आलू लेके घर जाओ। उस 5 आलू का पैसा कितना हुआ, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यानी टर्म तो चाहिए। टर्म किस लिए चाहिए, लोगों को समझाने के लिए कि इस टर्म का मतलब, किलो का क्या मतलब है, ये दुकानदार समझता है, तुम भी समझते हो, समझा। बिना टर्म्स के, बिना वर्ड्स के बातें हो ही नहीं सकती। तो फिजिक्स में भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, ठीक, जो कुछ चीज़ों को दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हम फिजिक्स की बातें करें। फिजिक्स को अगर तुम समझना चाहो तो मैंने जैसे मान लो लिख दिया कि वेलोसिटी, मान लो तुम फिजिक्स के बारे, मान लो फिजिक्स के बारे में तुम कभी जानते ही नहीं थे, पहली बार इसी क्लास में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, तो तुमको पता नहीं है ना कि वेलोसिटी क्या है, पता है क्या, तुम समझोगे ही नहीं। अगर तुम पहली बार इसी क्लास में फिजिक्स के बारे में जान रहे हो, पहली बार सुने हो कि फिजिक्स है, और जितना मैंने बताया कि फिजिक्स नेचर की स्टडी है और नेचर को अच्छे से समझने के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं, सिर्फ इतना जान करके तुमको क्या पता वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं पता तुमको। तो वेलोसिटी एक टर्म है जिसको हमको जानना पड़ेगा, तभी हम फिजिक्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। मास एक टर्म है जो हम नहीं जानेंगे तो इस विज्ञान को हम नहीं, इस साइंस को हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे टर्म्स जो किसी मैटर की इंफॉर्मेशन तुमको देते हैं, ये टर्म्स जैसे रुपया, वो करेंसी की इंफॉर्मेशन तुमको देता है। केजी, किलोग्राम, 2 किलो आलू, 5 किलो आलू, किलो क्या देता है तुमको, वो वजन का इंफॉर्मेशन देता है। वैसे ही ये टर्म्स हैं जो ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो फिजिक्स का इंफॉर्मेशन तुमको देते हैं, समझा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। फोर्स भी एक टर्म है जो किसी मैटर के बारे में, किसी मैटर का फिजिक्स बताता है, फोर्स। एनर्जी एक टर्म है, ये भी किसी मैटर के बारे में ही तुमको इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी चीजें जितनी भी, टेम्परेचर समझा, किसी मैटर का टेम्परेचर होगा। टाइम, अब टाइम क्या, टाइम खुद मैटर नहीं, इनमें से कोई खुद मैटर नहीं है, ये सारी मैटर की इंफॉर्मेशंस हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई मैटर कहाँ पे था, कुछ देर के बाद वो मैटर कहाँ पे गया, वो मैटर कितना टाइम चला, कितना टाइम रुका रहा, सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सब्सटेंस के बारे में, मैटर के बारे में। क्लियर। तो इसी कलेक्टिव स्टडी को बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले हमको उसके वर्ड्स समझना पड़ेगा, कौन से वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स को क्या बोलते हैं। इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, समझा। इन सभी टर्म्स को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, जो तुमको मैटर के बारे में, सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उन सभी चीज़ों को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। जिसके एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखे। कोई एक रॉड है, पकड़ लो, तो इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास हो सकता है। इसका लेंथ L हो सकता है, तो ये L लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मास m हो सकता है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। इसका टेम्परेचर T हो सकता है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। इस मैटर का बिहेवियर, इस मैटर के बारे में नॉलेज, समझ गया। और इसका मोशन, क्या इसका मोशन हो रहा है, ये रेस्ट पर अगर है मतलब इसका मोशन नहीं हो रहा है, तो इतना फिजिक्स इसके बारे में हम जानते हैं, यही फिजिक्स है।
समझा, एकदम सिंपल चीज़ है। किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में तुम कितना जानते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के पर डिसाइड होगा कि उसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी है, मास कितना है, टेम्परेचर कितना है, लेंथ कितना है। इसी तरह से किसी सब्सटेंस के बारे में तुम जानकारी प्राप्त कर सकते हो। समझा, फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब फिजिक्स को समझने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को ही फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलोगे। कितने प्रकार की होती हैं? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। देखना, एक होता है फंडामेंटल, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितने टर्म्स हैं फिजिक्स को समझने के लिए, जितने टर्म्स हैं जिनको तुम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हो, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड। ये नाम से ही क्लियर है, इसमें लिखा है फंडामेंटल मतलब बेसिक, मतलब ये नहीं बदल सकते। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक, यानी किसी मैटर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझा, किसी मैटर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी एक रॉड बताया था, तो रॉड का लेंथ उसका बेसिक प्रॉपर्टी है। समझे, रॉड का लेंथ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। सोचो, अगर रॉड को उठा के यहाँ रख दिया तो क्या लेंथ बदलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर उस रॉड को वर्टिकल कर दिया तो लेंथ बदलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर रॉड को ऊपर फेंक दिया, नीचे गिरा, टूटना नहीं चाहिए, बस टूटेगा तो फिर 2 रॉड हो जाएंगे, फिर 2 लेंथ हो जाएगी अलग अलग, L1 और L2। इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी फंडामेंटल ये हो जाएगी। समझा, ये रॉड का लेंथ अगर L है तो इंडिया में भी L रहेगा, अमेरिका में भी L रहेगा, चांद पर भी L रहेगा, मंगल पर भी L रहेगा, सीधा भी L रहेगा और उल्टा भी L रहेगा। बेसिक प्रॉपर्टी है लेंथ इसकी। क्लियर? उसी तरह से इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है मास। मास भी बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। जो इसका मास है वो है, बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। समझा, कभी अगर ये रॉड इतना ही है तो इसका मास भी इतना ही रहने वाला है, वो नहीं चेंज होने वाला है। बेसिक चीज है वो। समझा? और तुमको बताता है, वेलोसिटी बेसिक चीज नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मेरी मर्जी मैं इसको रुका के रखूं या फिर तेज चलाऊं। तो वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, वेलोसिटी इज डिराइव्ड। कैसे, हम सिखाएंगे तुमको। फिलहाल ये समझो कि वेलोसिटी, इसको जब मोशन दोगे तुम, इसको जब मोशन दोगे, वेलोसिटी मतलब तुमने इसको मोशन प्रोवाइड कर दिया। इसकी रैपिडिटी, कितना तेज ये चल रहा है। 2 आदमी है, एक ए है एक बी है, और अगर ए बी से तेज चल रहा है, ए बी से तेज चल रहा है, तो ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की कम है। और ए की वेलोसिटी ए के हाथ में है, ए हाथ में मतलब पैर में है। ये जितना तेज चाहे उतना तेज दौड़ सकता है, चाहे तो रुक सकता है। वेलोसिटी इसका बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैदा होते बराबर दौड़ना चालू कर दिया होगा उसने, है ना, बेसिक। लेकिन पैदा होते बराबर मास जरूर होगा इसके पास, इसकी लेंथ जरूर होगी। समझा? तो जो चीजें किसी सब्सटेंस के पास हमेशा रहती हैं उनको बोलते फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? जैसे मास मैंने एग्जांपल दिया, लेंथ दिया, ऐसे और हैं। चलो आओ मैं तुमको बता देता कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फिर उसके बाद डिराइव की तरफ बढ़ेंगे। देखो फंडामेंटल कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं समझते हैं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमने देखा कि लेंथ
हर चीज के पास स्टार्टिंग से ही होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया तो उसके पास लेंथ रहेगा ही, ये उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा मास, ऑब्वियस है, कोई पार्टिकल आया तो जब से तुम देखोगे तब से, जब से तुम उस चीज को जानते हो तब से उसके पास मास रहेगा, बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये। तीसरा टाइम, टाइम भी देखो किसी पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी आता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है, बेसिक प्रॉपर्टी है बिल्कुल किसी चीज का, है ना। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक। जितना टेम्परेचर पर तुम किसी चीज को सेट करोगे, जब तक तुम नहीं बदलोगे टेम्परेचर तब तक टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है। अब तुम बोलोगे कि सर दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर कम होता है, तो वो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, वो सन पे और मौसम पे डिपेंड करते हैं। यही तो पढ़ना है, यही तो नेचर है, इसको पढ़ना है हमको। जिस वक्त एटमॉस्फेयर में हीट का सोर्स जितना रहेगा टेम्परेचर उसके ही हिसाब से रहेगा ना। टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझा। टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्लियर। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बेसिक है बिल्कुल। किसी 12 बजे अगर सन बहुत तेज चमक रहा है, बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी को कम या ज़्यादा करना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एसी में या कूलर में बैठ जाओगे तो कूलर या एसी फिर टेम्परेचर डिसाइड करेंगे, और जितना टेम्परेचर पर तुम रखोगे उतना टेम्परेचर रहने वाला है, समझा। कोई भी ऑब्जेक्ट का ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। और देखो क्या है, और इसके आगे तुमको शायद थोड़ा कम समझेगा, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जैसे जैसे फिजिक्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट तो जानते ही होगे तुम। अरे लाइट जल रहा है इसके वजह से, लाइट ऑन है, फैन चल रहा है इसके वजह से, एसी चल रहा है इसके वजह से, घर के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एलिमेंट्स इसके वजह से चल रहे हैं। करंट के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। और देखो एक टर्म होती है, क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको तो थोड़ा याद रखना है हमको थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि क्यों ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्यों ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये चारों तो समझ में आना चाहिए। और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, समझा। कौन कौन से हैं देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, 7। एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का। जितने भी और फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारे के सारे इन 7 में से किसी 2 के या किसी 3 के या किसी 4 के कॉम्बिनेशन से ही बने। जैसे किसी ने म्यूजिक सीखा होगा तो उसको पता होगा कि 7 सुर मिल करके संगीत बनता है, यहाँ भी वही 7 का खेल है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिल करके पूरा फिजिक्स बना देते हैं। सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज इन्हीं 7 से निकली हैं, पूरा फिजिक्स इन्हीं 7 से निकला है। पूरे फिजिक्स में बात सिर्फ इन 7 चीज़ों की होगी। अगर इन 7 चीज़ों को तुम अच्छी तरह से समझ जाते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझा। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। देखो कौन कौन से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंपल है याद करना ना। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये चारों तो हमको समझ में आता है कि ये क्यों फंडामेंटल है। और बाकी बचे 3, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिक करंट, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 है फंडामेंटल क्वांटिटी। इन 7 के बारे में जितना अच्छा तुम्हारा समझ रहेगा फिजिक्स तुम्हारा उतना अच्छा हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, समझा। पूरे फिजिक्स में जितना पढ़ोगे, जितने भी फार्मूले पढ़ोगे सब इनके ही टर्म्स में रहेंगे।
ठीक, यानी 7 क्वांटिटीज मिला करके पूरा फिजिक्स ग्रंथ लिखा गया है। जैसे 7 सुर मिला करके पूरा म्यूजिक बन जाता है, वैसे ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिला करके सब कुछ बन जाएगा। समझा? और देखो, और 2 और है तुमको बताता है, ये 7 तो है, 2 एडिशनल और है तुमको दिखा है। देखो कौन कौन से 7 है याद हुआ? कौन कौन से 7 है याद हुआ? कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसमें से लास्ट के 3 के बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं, है ना। पर लेंथ हम अच्छे से जानते हैं, मास बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जानेंगे, अगर अभी नहीं जानते तो जान ही जाएंगे। मास, टाइम तुम जानते हो अच्छी तरह से, सुने हो, बार बार सुनते रहते, समय देखते भी रहते होगे, अभी भी देख रहे होगे कितना टाइम हो गया करके। टेम्परेचर जानते होगे, अभी टेम्परेचर ज़्यादा चल भी रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कम से कम इतना तो पता ही होगा कि घर में करंट है, किसी को करंट लग जाता है। इसके बाद के जो 2 हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मेरे को लगता है कि इसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते होगे। तो मैं एक्चुअली ये समझ के पढ़ाऊंगा कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, लास्ट के 2 को भी हम धीरे धीरे आएंगे उसमें। चलो भाई, ये तो हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, 4 में तो टेंशन ही नहीं है। 5वां कौन सा है? 5वां कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। 6ठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर तुम सब लोगों को ये याद हो गया तो तुम समझो कि फिजिक्स अब तुम्हारा अच्छा धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट होता है। समझा? और कुछ लोगों को अभी जोश आ जाता है, एकदम से रट लिए होंगे, उनको लग रहा होगा कि अब तो एकदम आसानी से हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट भी फिजिक्स है, और दुनिया का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी फिजिक्स है। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम उसको किस तरीके से लेते हो। समझा? मैं तो कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तुम अगर मेरा साथ दोगे तो यही सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, और अगर नहीं दोगे तो ये सब्जेक्ट तुमको रुला देने वाला है। लिख के रखो, जेई, नीट, स्टेट, तीनों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। लिख के रख लो, कभी भी तुम मेरे से इस पर बात कर सकते हो। ठीक, तो हमने क्या सीखा अभी तक? फंडामेंटल क्वांटिटी, और 2 एडिशनल और है। 2 एडिशनल और है। देखो, एक है एडिशनल में अलग से, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये सब का मैं समझाऊंगा एक एक करके क्या होता है। प्लेन एंगल तो तुम बचपन से जानते हो, वही जो प्रोटेक्टर ऐसा होता था तुम्हारे पास है, ऐसा करके प्रोटेक्टर एक होता था जिससे तुम एंगल मेजर करते थे। 2 लाइंस के बीच का एंगल करते थे ना मेजर। ये एक्यूट एंगल है बोलते थे, ये राइट एंगल ऐसा बोलते थे, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते थे, ये 180 डिग्री हो गया। तो यही प्लेन एंगल है। 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको तुम डिग्री में मेजर करते थे, वो देखेंगे बाद में। तो इसको ही अपन बोलते प्लेन एंगल। पहले तुम सिर्फ इसको एंगल बोलते थे, द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एक्चुअली ये प्लेन एंगल है। 2 लाइन के बीच में जो एंगल बना वो प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल तुम नहीं जानते होगे, तो थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता। देखो, ये राइट सर्कुलर कोन है, समझा? जिसमें तुम आइसक्रीम खाते हो, वैसा वाला कोन राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेस होता है, बेस, ये जो डायमीटर है वो इसको परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। समझा? जो बेस है वो हाइट को परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं।
तो राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करता है वो तुम कैसा प्रोटेक्टर से मेजर करोगे? सोचो, एक कोन है तुम्हारे पास आइसक्रीम वाला, और उसमें दो तुम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको मेजर कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सॉलिड एंगल है, 3D वाला एंगल, ये 2D वाला एंगल है, इसलिए प्लेन एंगल बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन जो वर्टेक्स पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो सॉलिड एंगल है। ये 3D वाला एंगल, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका भी होता है, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है? राइट सर्कुलर कोन का एरिया डेल्टा एस और स्लैंट एज का साइड आर, तो डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है राइट सर्कुलर कोन का। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी ऐसे ही बता दिया तुमको कि राइट सर्कुलर कोन का एरिया है डेल्टा एस और स्लैंट एज है आर, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला है राइट सर्कुलर कोन का एरिया डिवाइडेड बाय स्लैंट एज का स्क्वायर। ऐसे ही बताया, इसको अभी फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बातें ध्यान रखने की, ये दोनों भी फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर दो लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री है तो जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर तुमने मान लो कि किसी कारपेंटर से या किसी गोल्ड स्मिथ से या फिर किसी से भी, आयरन स्मिथ से, लोहार से, सोनार से, बढ़ई से तुमने एक एंगल बनवाया, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा, ऐसा एंगल बना दिया, तो क्या ये एंगल बदलने वाला है? ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाएगी ना कि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी में ही आएगा, लेकिन एडिशनल है। एडिशनल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इनका यूनिट नहीं, ठीक है, समझेगा धीरे धीरे। यूनिट नहीं होता है इसका, डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 एडिशनल है। 7 कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और एडिशनल कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 लाइंस के बीच में बनता है और सॉलिड एंगल राइट सर्कुलर कोन के वर्टेक्स पे बनता है, यहाँ पे बनेगा राइट सर्कुलर, ये है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D में होता है और सॉलिड एंगल 3D में होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझा होगा तुम लोगों को, ठीक है। नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए फिजिक्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूं। चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही, बाय, टेक केयर।